मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं निशान दोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध, B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अनुशासन के प्रकार। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अनुशासन का परिभाषा, अनुशासन के प्रमुख साधन तथा अच्छे अनुशासन स्थापना के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके साथ साथ हमने अनुशासन के प्रमुख प्रकारों में से अनुशासन के 3 प्रमुख प्रकार हैं: दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन। इससे पिछले वीडियो में हमने दमनात्मक अनुशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम प्रभावात्मक एवं मुक्त्यात्मक अनुशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम प्रभावात्मक एवं मुक्त्यात्मक अनुशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जिससे कि अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था कायम होती है, अनुशासन कहलाता है। दमनात्मक अनुशासन अर्थात कक्षा विद्यालय में या फिर समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए दंड शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कक्षा या विद्यालय में विद्यार्थियों को नियंत्रण में किया जा सके तथा उन्हें अनुशासन में रहना आ जाए। तो दमनात्मक अनुशासन, जिसमें दंड को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि छात्र को दंड देना आवश्यक हो जाता है ताकि कक्षा की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार दमनात्मक अनुशासन की आलोचना की गई है। उनके अनुसार दमनात्मक अनुशासन में कुछ कमियां रही हैं, जिसके कारण यह अनुशासन पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता है। जैसा कि अधिक शारीरिक दंड देने से छात्र की शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की क्षति होती है। अधिक दंड देने से छात्रों के शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की क्षति होती है। इससे कई बार छात्रों के अधिक दंड देने से उनका अंग भंग हो सकता है। कान पर चांटा मार देने से कई बार कान के पर्दे भी फट सकते हैं। आंखों की रोशनी पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इससे छात्र कई बार बहरे भी हो जाते हैं। इसके अलावा दमनात्मक अनुशासन की आलोचना इस आधार पर भी की गई थी कि बालकों की इच्छाओं का दमन करने से उनमें मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं और वे अनेक मानसिक रोगों का शिकार होने लग जाते हैं। इसके अलावा डंडे के भय से हम बच्चों अथवा प्रौढ़ों को अमान्य व्यवहार करने से रोक तो सकते हैं, परंतु मान्य व्यवहार भी करवा सकते हैं लेकिन उनमें मान्य व्यवहार करने की आंतरिक जो प्रेरणा है वह इससे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो बच्चे को प्रेम, सहयोग, सद्भावनापूर्ण तरीके से अगर समझाया जाए तो भी वे अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि दंड का प्रयोग ही किया जाए। तो इस प्रकार के अनुशासन में जो छात्र हैं बाहरी रूप से व्यवस्थित अवश्य रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वह व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। कई बार दंड के प्रयोग करने से, कई बार एक शिक्षक के द्वारा दंड का प्रयोग करने से छात्र विद्रोह की भावना तक उतर आते हैं। फिर इसका परिणाम कक्षा में छात्र अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। तोड़फोड़, हड़ताल आदि घटनाएं बढ़ जाती हैं। इससे
शिक्षण कार्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के अनुशासन में जो छात्र हैं यंत्र चलित ढंग से कार्य करते हैं, उनमें स्वयं सोचने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो शक्ति है वह भी विकसित नहीं हो पाती है। इसके अलावा आज लोकतंत्रीय युग में, प्रजातंत्र युग में दंड का विधान आज मान्य नहीं है। तो हक्सले महोदय का विचार है कि यदि आपका लक्ष्य स्वतंत्र और प्रजातंत्र स्थापित करना है तो नागरिकों को सम अनुशासन के लिए प्रेरित करना होगा, अर्थात छात्रों में आत्म संयम, आत्म अनुशासन की भावना विकसित करनी होगी, अर्थात प्रेम, सद्भावना, सहयोग पर आधारित व्यवस्था विद्यालय में लागू करनी होगी ताकि छात्र स्वयं उचित, अनुचित, सही और गलत में भेद कर पाए और अनुशासन बना रहे। तो इस प्रकार दमनात्मक अनुशासन में कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके कारण इस अनुशासन को अच्छा नहीं माना गया। दूसरा जो प्रकार है इसका वह है प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन में जो छात्र है, छात्राएं हैं, वह अपने आदर्श गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलते हैं, अर्थात उनकी जीवन शैली, कार्य पद्धति को अपनाते हैं और व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें भी कुछ कमियां पाई गई, अतः मुक्त्यात्मक अनुशासन को कई विद्वानों के अनुसार अच्छा माना गया। मुक्त्यात्मक अनुशासन में छात्रों को कार्य करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति प्रदान की जाती है, अर्थात उन्हें सब अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाता है। आत्म संयम के गुण विकसित किए जाते हैं, अर्थात छात्र स्वयं समझ पाए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस अनुशासन में भी कुछ कमियां पाई गई थी, अतः इसे भी पूरी तरह से मान्य नहीं माना गया। निष्कर्ष के रूप में तीनों का मिश्रण ही उत्तम माना गया है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार दंड दिया जाए, एक आदर्श अध्यापक के अच्छे गुणों को अपनाया जाए तथा छात्र छात्राओं को एक सीमा तक की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे कि अनुशासन बना रहे, अर्थात उनमें आत्म संयम, आत्म अनुशासन की भावना विकसित हो पाए, तभी कक्षा विद्यालय में अच्छा अनुशासन स्थापित हो सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं दमनात्मक अनुशासन के बाद प्रभावात्मक अनुशासन क्या है, इसमें क्या कमियां रही थी जिसके कारण इस अनुशासन को भी अच्छा नहीं माना गया। आदर्शवादियों का यह मानना है, आदर्शवादियों का यह मानना है कि प्रभावात्मक अनुशासन में आदर्शवादियों का यह मानना है कि शिक्षक को अपने आदर्श व्यक्तित्व और आचरण से बच्चों को प्रभावित करना चाहिए, अर्थात शिक्षक ऐसे हों सर्वगुण संपन्न जिससे कि छात्र भी उनके आदर्श व्यवहारों से सीख पाए, अनुशासन में रहना सीख लें। अर्थात एक शिक्षक अगर समय का पाबंद है, अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता है, छात्र छात्राओं की समस्याओं के कारणों को जानकर समाधान प्रस्तुत करता है, सभी छात्र छात्राओं के साथ निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार करता है, तो ऐसा जो शिक्षक है छात्र छात्राओं के लिए आदर्श बन जाता है और छात्र भी उसी के मार्गदर्शन पर चलकर कार्य करते हैं और अनुशासन कक्षा में बनाए रखते हैं। अतः एक आदर्श शिक्षक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने आदर्श व्यवहार गुणों से छात्र छात्राओं को प्रभावित करे, जिससे कि जो छात्र छात्राएं हैं उसके गुणों को ग्रहण कर पाए। प्राचीन भारत में सभी शिक्षक इसी विचार को मानते थे। उस समय के गुरु जो थे काफ़ी संयम के साथ शिक्षा प्रदान अपने विद्यार्थियों को करते थे। पहले गुरुकुल में ही शिक्षा प्रदान छात्रों को की जाती थी। छात्र जो है अनुशासन में रहकर आत्म संयम जीवन के आधार पर गुरुकुल में रहकर
गुरु की सेवा करता था तथा शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु भी ज्ञान के भंडार हुआ करते थे तथा वह अपने छात्रों की हर जिज्ञासा को शांत करते थे। तब शिक्षा व्यावसायिक नहीं थी, तो श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा की जाती थी। तो छात्र भी अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में चलकर शिक्षा प्राप्त करके उनके गुणों को अपनाते थे और स्वयं में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय गुरुकुलों में जो नियम थे शिक्षा के काफ़ी कठोर होते थे। नियम भंग करने वाले को छात्रों को दंड दिया जाता था। अतः छात्र जो है स्वयं अनुशासन में रहते थे और अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार जो शिक्षक थे वह आदर्श व्यवहारों से प्रेरित थे, ज्ञान के भंडार थे, अतः विद्यार्थियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो उस समय के जो शिक्षक थे बड़े संयम के साथ उचित जीवन बिताते थे और अपने ज्ञान, आचरण और आदर्शों से विद्यार्थियों, शिष्यों को प्रभावित किया करते थे। शिष्य भी उनके ज्ञान, आचरण, व्यवहार से प्रभावित होते थे, संयम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे चलकर पश्चिम जगत में आदर्शवाद के जो प्रवर्तक रहे यूनानी दार्शनिक सुकरात और प्लेटो ने भी अनुशासन के इस रूप को स्वीकार किया है। 18वीं शताब्दी के उपिगम स्कूल के प्रधानाचार्य त्रिग महोदय और रग्बी स्कूल के जो प्रधानाचार्य रहे आर्नोल्ड महोदय ने अनुशासन की इस विधि को अपनाया भी था। एडम महोदय ने इस प्रकार के अनुशासन को प्रभावात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। एडम महोदय ने इस प्रकार के अनुशासन को प्रभावात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है, अर्थात ऐसा अनुशासन जिसमें जो शिष्य है गुरुओं के आदर्श, विचार, व्यवहार, उनके तौर तरीकों को सीखें, उन्हें अपना आदर्श शिक्षक मानकर उनके गुणों को ग्रहण करें। ऐसा अनुशासन प्रभावात्मक अनुशासन कहलाता है। ऐसा अनुशासन प्रभावात्मक अनुशासन कहलाता है। तो इस प्रकार एडम महोदय ने इस प्रकार के शासन को प्रभावात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। आज के इस युग के शिक्षा शास्त्री जो है वह प्रभावात्मक अनुशासन को उत्तम अनुशासन नहीं मानते हैं। उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार से रहे हैं। नंबर 1 है प्रभावात्मक अनुशासन तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि गुरुओं का जो आदर्श है, जब गुरुओं का आदर्श जो है गुरु ऐसे हों जो सरल सादा जीवन व्यतीत करते हों, संयम में रहकर छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते हों, निष्पक्ष भाव से छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते हों। ऐसे गुरु ही छात्रों में श्रद्धा सम्मान पा सकता है। प्राचीन काल के गुरुओं में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती थी, तभी जो छात्र थे गुरुओं के आदर्श व्यवहारों से प्रभावित भी हुआ करते थे। परंतु आज शिक्षा व्यवसायिक बन चुकी है। पैसा कमाना ही एक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य बन चुका है। अतः प्राचीन गुरुओं की जो आदर्श प्रणाली है, आदर्श व्यक्तित्व है, व्यवहार है, वह आज शिक्षकों में कम ही दिखाई देता है। तो आज न तो वैसे शिक्षक रह गए हैं और न ही वैसे आज विद्यार्थी रहे हैं जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में
जो शिक्षक है आज छात्र छात्राओं के आदर्श व्यक्तित्व के व्यवहार का आईना बहुत कम बन पाता है। बहुत कम ऐसे गुरु मिलते हैं जो कक्ष में निष्पक्ष पूर्ण अध्ययन करवाते हैं, छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार करते हैं तथा संयमित रहकर छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुओं का आज अभाव पाया जाता है, जिससे छात्र जो है आज अपने गुरुओं के व्यवहारों से इतना प्रभावित नहीं हो पाता है जितना कि प्राचीन समय में शिष्य अपने गुरु के व्यवहार से प्रभावित हुए करते थे। क्योंकि आज न तो उस प्रकार के शिक्षक रह गए हैं और न ही उस प्रकार के आज शिष्य मिलेंगे जिनमें आपस में तालमेल था, श्रद्धा सम्मान की भावना रही थी। दूसरी बात, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इस विधि के अंतर्गत बच्चे अपने गुरुओं से प्रभावित होकर उनके आदर्श व्यवहारों को अपनाते हैं। तो ऐसा करने से कई बार एक शिक्षक में गुणों के साथ साथ अवगुण भी होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जो छात्र हैं गुरुओं के गुणों के साथ साथ उनके अवगुण भी अपना लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तो प्रभावात्मक अनुशासन, जिसमें कि शिष्य गुरुओं के आदर्श व्यवहार को अपनाते हैं, तो ऐसा करने से कई बार शिक्षक में कुछ कमियां बुराइयां भी होती हैं। जैसे कि मान लो एक विद्यालय में जो शिक्षक कार्य करता है वह विद्यालय में छुट्टी होने के बाद घर पर जाता है, तो घर में अगर वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, परिवार में या दोस्तों में गाली गलौज करता है, तो ऐसे शिक्षक छात्रों पर कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जबकि प्रभावात्मक अनुशासन के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं गुरुओं के आदर्श व्यवहारों को अपनाते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो ऐसा करने से जो शिष्य है वह गुरुओं के अच्छे गुणों के साथ साथ बुरे गुण भी सीख लेता है। शराब पीना, जुआ खेलना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, तो यह सब गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रभावात्मक अनुशासन अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरी बात, इसके विपक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि गुरुओं का अंधानुकरण करने से बच्चों में हीनता की भावना ग्रसित होती है, उनके व्यक्तित्व का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अपने गुरुओं से प्रभावित होकर बच्चे उनकी प्रतिलिपि मात्र बनकर रह जाते हैं। इसके अलावा हमारे व्यवहार को केवल परिस्थितियां ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि आदर्श भी प्रभावित करते हैं। केवल अनुकरण के द्वारा सीखना ही जीवन भर हमारा साथ नहीं देगा। इसके लिए हमारे सामने कुछ आदर्श भी होने चाहिए, जिसका आजकल अभाव देखा गया है। अतः प्रभावात्मक अनुशासन भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें भी कमियां पाई गई है। तो इन दोषों के साथ साथ प्रभावात्मक अनुशासन में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जिससे हमें लाभ लेना चाहिए। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, ये बात पूरी तरह से सही है। अतः शिक्षक को अपने व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाना चाहिए। उनका व्यक्तित्व ऐसा हो कि शिष्य उनके व्यवहारों से प्रभावित हुए बिना न रह पाए। अर्थात एक शिक्षक को आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, सरल सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने ज्ञान के प्रति उन्हें विशेष रुचि होनी चाहिए। ज्ञान के भंडार हों, उन्हें तत्कालीन समस्याओं के बारे में
समाज की तत्कालीन समस्याओं के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। अपने ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते हुए छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में छात्र भी अपने गुरुओं से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिर भी कितनी स्थिति बदली हो, परंतु आज के बच्चे अपने शिक्षकों से प्रभावित आज भी होते हैं। योग्य, शिष्टाचार, सदाचारी शिक्षक का आज भी वही महत्व है, वही सम्मान है जो कि प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति में पाया गया था। बच्चे आज भी अपने गुरुओं की अच्छाइयों, अच्छे गुणों को विकसित करते हैं। इस तथ्य को हम पूरी तरह से नहीं भुला सकते कि व्यवहार को निश्चित करने के लिए नैतिक स्थायी भाव, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उत्साह को हम आदर्श व्यक्तियों से ही प्राप्त करते हैं। तो रोज महोदय ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह दो व्यक्तियों के बीच चलती है। एक वो जो प्रभावित करता है अर्थात शिक्षक, दूसरा वह जो प्रभावित होता है अर्थात विद्यार्थी। तो यह क्रिया उस स्थिति में अधिक प्रभावशाली होती है जब इन दोनों के बीच प्रेम, श्रद्धा, सम्मान का भाव हो। तो यह तभी हो सकता है जबकि शिक्षक योग्य हो, सदाचारी हो, निष्ठावान हो, अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। बच्चे भी ऐसे शिक्षकों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बच्चे नवीन परिस्थितियों में अपने व्यवहार को निश्चित कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ठोस आदर्श चाहिए जो कि एक शिक्षक में आसानी से आ सकते हैं। अतः एक शिक्षक को अपने व्यवहार को आदर्श बनाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं वह उनके मार्गदर्शन पर चल पाए, उनके अच्छे गुणों को वो ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार प्रभावात्मक अनुशासन में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी रही हैं। अतः इस अनुशासन को भी अच्छा नहीं माना गया। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार का अनुशासन, वह है मुख्यात्मक अनुशासन अर्थात छात्रों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। तो मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि दमनात्मक और प्रभावात्मक दोनों ही प्रकार के अनुशासन पूरी तरह से सही नहीं है। इनमें अच्छाइयों के साथ साथ कमियां रही हैं। अतः अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए अर्थात वो स्वयं जान पाए क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा करने से छात्रों में आत्म संयम, आत्मशासन की भावना विकसित होगी और वो स्वयं अनुशासन में रहना सीख जाएंगे। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी मूल शक्तियों, रुचियों, रुझानों और योग्यता अनुसार विकास के पूर्ण अवसर प्रदान होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं सही आचरण कर पाएंगे। तो प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने जैसा कि रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर इस विचार के प्रतिपादक रहे हैं। रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर मुक्त्यात्मक अनुशासन के समर्थक रहे हैं। रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर इस मत के समर्थक रहे हैं। एडम महोदय ने इसे मुक्त्यात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। तो अनुशासन के विषय में रूसो कि यह विचारधारा जो है प्राचीन काल आदर्शवादी विचारधारा की प्रक्रिया मात्र थी, उसका उपचार नहीं। यदि प्राचीन विचारधारा एक सीमा पर मान्य है तो रूसो की विचारधारा दूसरी सीमा पर, दोनों ही अव्यवहारिक हैं। रूसो के विचार जो है मान्य नहीं हो सकते।
क्योंकि रूसो के विचार मान्य नहीं हो सकते कि छात्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए, क्योंकि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का तात्पर्य है कि उन्हें पशुवत व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया जाए। पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन बच्चों को सामाजिक, शिष्ट और उच्छृंखला बना देता है। आज इतनी सामाजिक चेतना जागृत होने पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, रूसो बच्चों को पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर छोड़कर आदि अवस्था को प्राप्त होने की बात करते हैं, जबकि विद्रोह में उनकी बुद्धि संतुलित नहीं रही। रूसो समाज को दोषी बताकर बच्चों को समाज से दूर रहने की बात करता है, लेकिन बच्चों को समाज से दूर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अतः व्यक्ति और समाज में गहरा संबंध पाया जा सकता है। तो इस प्रकार रूसो की यह कल्पना सही नहीं है कि व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम, परंपराएं, मूल्य, प्रतिमान होते हैं, जिनके अनुसार समाज के व्यक्ति कार्य व्यवहार करते हैं, तभी समाज में व्यवस्था कायम रहती है। इसी प्रकार से कक्षा कक्ष विद्यालय के भी अपने अपने नियम, परंपराएं, मूल्य, प्रतिमान होते हैं, जिसके अनुसार विद्यालय की व्यवस्था स्थापित की जाती है। अगर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह मनमाना व्यवहार करेंगे, पशु तुल्य व्यवहार उनका बन जाएगा। तो ऐसा करने से व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था ही स्थापित होगी। इसी प्रकार रूसो ने समाज की अवहेलना की, जबकि वे भूल गए हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बनाए नियम, प्रतिमान, परंपराएं उससे माननी ही पड़ती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज के नियम, प्रतिमान नहीं मानता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मुक्त्यात्मक अनुशासन के समर्थकों के द्वारा प्रतिपादित प्रकृति द्वारा दंड का सिद्धांत भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रकृति असमान भूलों के लिए समान दंड देती है। परंतु कुछ भी हो, बच्चों के विकास के लिए डंडे के स्थान पर स्वतंत्रता की आवश्यकता को अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है। बच्चे के स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता पहली आवश्यकता रही है। स्वतंत्र वातावरण में बच्चे भय के कारण उत्पन्न होने वाली भावना ग्रंथियों से बच जाते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति है, शारीरिक और मानसिक विकास अपनी गति से होता है। विद्वानों का विचार है कि बच्चों को अमानुषिक कार्यों को रोकने के लिए दंड के स्थान पर प्रेम, सद्भावना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टालोजी ने प्रेम और सहानुभूति को अनुशासन का आधार बताया। उनका विश्वास है कि प्रेम और सद्भावनापूर्ण वातावरण से बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है। उन्होंने बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का समर्थन किया और दमनात्मक अनुशासन की आलोचना की, अर्थात डंडे की आलोचना की। पेस्टालोजी के शिक्षक हर्बर्ट ने भी डंडे को त्यागने का ही समर्थन किया। उसका कहना है कि अव्यवहारिक कर्म करने से बच्चे को स्वयं दंड मिलेगा और वह उस कार्य को नहीं करेगा। जबकि पेस्टालोजी के दूसरे जो शिष्य हैं प्रोवेल, उसने अनुशासन के संबंध में नए विचारों का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शिक्षकों को बच्चों के स्वतंत्र विकास में एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। कोई बच्चा अगर अनुचित कार्य करता है तो उसे दंड न दिया जाए और न ही उसे शिक्षक के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाए।
यह बच्चे को स्वयं सोचने देना चाहिए कि वह ऐसा कार्य न करे, अर्थात वह सही गलत उचित अनुचित में भेद करना सीख जाए, जिससे कि विद्यालय के कार्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ही न हो। तो इस प्रकार मुक्त्यात्मक अनुशासन भी पूरी तरह सही नहीं माना गया। तो इसके तीनों अनुशासन के प्रकारों को जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जॉन एडम द्वारा वर्गीकृत तीनों प्रकार के अनुशासन में दमनात्मक अर्थात दंड का प्रावधान, प्रभावात्मक अर्थात शिक्षक के गुणों व्यवहारों को अपनाकर अर्थात अनुकरण के द्वारा छात्रों के द्वारा सीखना, मुक्त्यात्मक अनुशासन अर्थात छात्र को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। ये तीनों ही प्रकार के अनुशासन में कुछ कमियां पाई गई हैं। यद्यपि दमनात्मक अनुशासन आज अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसकी भी अपनी उपयोगिता है। प्रभावात्मक अनुशासन दमनात्मक अनुशासन से अच्छा जरूर है, परंतु वह भी पूरी तरह सही नहीं है। मुक्त्यात्मक अनुशासन की भी अपनी सीमाएं, कमियां रही हैं। अतः पूर्ण स्वतंत्रता में हम अनुशासन की कल्पना नहीं कर सकते, परंतु कुछ भी हो, परंतु कुछ सीमा तक स्वतंत्रता देना उत्तम होता है। मुक्त्यात्मक अनुशासन उतना ही अच्छा और बुरा है जितना कि दमनात्मक। तो यदि हम तीनों रूपों को स्वीकार करें, यदि हम तीनों रूपों के मिश्रण को स्वीकार करें, तो छात्रों पर अच्छा अनुशासन रखा जा सकता है। जैसा कि आवश्यक हो तो छात्रों पर दंड का प्रयोग किया जाए, छात्र भी अपने आदर्श गुरुओं के व्यवहारों को सीखकर अपने व्यवहार में अपनाएं, अर्थात गुणों को सीखकर अनुशासन में रहना सीखें। इसके अलावा कुछ सीमा तक छात्रों को स्वतंत्रता भी प्रदान की जाए, तो इनका निश्चित रूप ही श्रेष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन के प्रकार यही समाप्त होता है। कल फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।